नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। दोस्तों, यदि आपने किसी भी स्टेट के या केंद्र के टेट परीक्षा में बैठे होंगे तो उस क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा कि 2 से 3 प्रश्न नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क से पूछे जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से यदि देखें तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है जिसे आज हम एक वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आप 1 से 2 नंबर यहां से प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम NCERT कहते हैं, उसकी बैठक 14 व 19 जुलाई 2004 की बैठक में किया गया और वहां पर चर्चा किया गया राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के बारे में और संशोधित करने का निर्णय भी लिया गया। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा दस्तावेज का आरंभ यदि देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के एक उदाहरण से लिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बालक केंद्रित हो। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है कि पाठ्य पुस्तक जो है बालक केंद्रित हो। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में किया गया है। जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई है उन सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 को विभिन्न प्रकार के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत यदि देखें तो इसमें ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़े जाए, ऐसा कहा गया है। यदि कोई बालक स्कूल में ज्ञान प्राप्त करता है, उस ज्ञान का अनुप्रयोग वह अपनी बाहरी जीवन से या बाहरी वातावरण से जोड़े तो वह बहुत जल्द सीख पाता है। इसलिए कहा गया है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटने की प्रणाली से अलग किया जाए। यदि बालक रटता है तो वह केवल कुछ दिनों तक याद रहता है। यदि वह उसे प्रैक्टिकली पढ़े या समझे तो उसे लंबे समय तक याद किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर रटन प्रणाली से अलग करने की बात कही गई है। पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही बस न हो। पाठ्य पुस्तक जो भी पढ़ाई जाए उसे बालकों को ध्यान में रखकर तैयार की जाए और पढ़ाई जाए। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। बालक को जो भी शिक्षा दी जाती है उन्हें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, खेल के माध्यम से या अन्य विधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाए। परीक्षा को लचीला बनाया जाए। देखिए, परीक्षा हर एग्जाम में आयोजित की जाती है। बालकों को पहले शिक्षा दी जाती है, तो परीक्षा का पैटर्न ऐसा हो कि बालक को कठोर महसूस ना हो, बालक को कोई कठिनाई ना हो, ऐसी परीक्षा ली जाए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव और विशेषता। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा में यदि सुझाव देखें तो बहुत बढ़िया सुझाव दिया गया है, जिसमें विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए। यदि हम इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं तो बालकों को पढ़ाई जाने वाली जो टॉपिक है वो आसानी से समझ में आएगा। यदि हम इसे पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर भी देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इम्पोर्टेंट भी होगा। बालकों को किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। जो भी सूचना आती है वो सभी सूचनाएं ज्ञान नहीं होती, इस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। विशाल पाठ्यक्रम या बड़ी बड़ी पुस्तकें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है कि पुस्तक जो है छोटी होनी चाहिए। बड़ी पुस्तकें बालकों की रुचि को कम कर देता है, इसलिए पुस्तक का जो पाठ्यक्रम होगा वो छोटा होना चाहिए। मूल्यों को उपदेश के द्वारा नहीं बल्कि उसी प्रकार का वातावरण बनाकर स्थापित किया जाए, ऐसा इस कैरिकुलम में कहा गया है। सहशैक्षिक के गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, इस कैरिकुलम में कहा गया है। पुनर्बलन का प्रयोग जैसे सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग में लाया जाए। वे पाठ्य पुस्तक से ज़्यादा उपयोगी होते हैं, इसलिए बच्चों को अंतःक्रिया करने का मौका दिया जाना चाहिए। पाठ्य चर्चा एवं व्यवहार के लिए निहितताएं देखें तो रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार
सीखना ज्ञान के निर्माण की ही एक प्रक्रिया मानी गई है। सीखना ज्ञान की प्रक्रिया है और बच्चे जैसे जैसे सीखते हैं वे ज्ञान अर्जित करते जाते हैं। विद्यार्थी पूर्व में दिए गए विचारों और उपलब्ध कराई गई सामग्रियों के आधार पर वह अपने ज्ञान का विस्तार करता है। जो भी पूर्व ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर ही बच्चा नए ज्ञान प्राप्त करता है और उसके ज्ञान भंडार में विस्तार होता है। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया एक ऐसी सामाजिक पहलू है जो जटिल कार्यों के लिए आवश्यक समूह ज्ञान परिस्थितियों में निहित होता है। बच्चों के संज्ञान में अध्यापक की भूमिका भी पड़ सकती है, इस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। यदि विज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में ज़्यादा सक्रिय रूप से शामिल हो जाए तो बच्चे व्यस्त हो जाते हैं। यदि हम किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक में डिस्कशन करें तो बच्चे रुचि लेते हैं, वहीं यदि टॉपिक बोरिंग होगा तो उस पर रुचि नहीं लेते, तो इस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। सीखने की प्रक्रिया में रुचि होने पर एक बालक या बालिका अपने ज्ञान का सृजन खुद करने लगता है। बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए जिससे स्कूल में की जाने वाली चीज़ों को बाहरी दुनिया से जोड़ सके। जैसे कि आप देखें कि बच्चों को यदि आप प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चे इंटरेस्ट लेने लगते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है और बच्चों को जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा का विवरण, इसमें क्या क्या विवरण किया गया था। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 को 5 भागों में विभाजित किया गया था। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के इस भाग में रूपरेखा का परिचय, पश्चावलोकन, मार्गदर्शक सिद्धांत, गुणवत्ता के आयाम, शिक्षा का सामाजिक संदर्भ तथा शिक्षा का लक्ष्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों का समावेश किया गया है। पाठ्य चर्चा के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन में देखें तो पाठ्य चर्चा की जिस भाग में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, आवास और सीखना, अध्ययन और आकलन की योजनाएं तथा आकलन और मूल्यांकन जैसे विषयों का समावेश किया गया है। विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसे होना चाहिए, तो इस भाग में भौतिक वातावरण, सक्षम बनाने वाले वातावरण का पोषण, बच्चों की भागीदारी, अनुशासन और सहभागिता, प्रबंधन, अभिभावकों और समुदायों के लिए स्थान, पाठ्य चर्चा के स्थल और आर्थिक अधिगम की संसाधन, समय तथा शिक्षक की स्वायत्ता और व्यावसायिक स्वतंत्रता जैसे विषयों का यहाँ पर समावेश किया गया है। नियोजन के उपागम में हमारी शिक्षा आज भी सीमित पाठ योजना पर आधारित है, जिसका लक्ष्य हमेशा परमेय आचरणों को हासिल करना होता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो बच्चे ऐसे प्राणी माने जाते हैं जिन्हें हम प्रशिक्षित कर सकते हैं या फिर एक कंप्यूटर के समान जिन्हें हम अपने हिसाब से कार्यबद्ध कर सकते हैं। इसलिए परिणामों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ज्ञान को जानकारी के टुकड़े के रूप में प्रस्तुत किया जाए जिससे बच्चे प्रोत्साहित होने के बाद उसे सीधे पाठ के रूप में याद कर लेते हैं। अनुशासन एवं सहगामी प्रबंधन, यदि हम देखें तो एक स्कूल में जितने विद्यार्थी होता है उनके ही अनुपात में शिक्षक और प्रधान आचार्य होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षक और विद्यालय परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उसी प्रकार शिक्षक जो है विद्यार्थियों के बीच में केंद्र बिंदु होता है। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में परस्पर क्रिया होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों एक सिक्के के पहलुओं हैं। शिक्षा के लक्ष्यों के लिए व्यापक निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा के लक्ष्यों के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं जो शिक्षा के लिए तय की गए मानकों, सिद्धांतों से संबंधित होते हैं, जिसमें काफ़ी मदद मिलती है। शिक्षा के लक्ष्य समाज की मौजूदा समय, महत्वाकांक्षाओं, जरूरतों के हिसाब से शाश्वत मूल्यों तथा मानवीय आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हैं। एनसीएफ 2005 के विषय क्षेत्र, प्राथमिक स्तर पर देखें तो मातृभाषा, गणित, अंग्रेजी, कला, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कार्य अनुभव होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कार्य अनुभव, कंप्यूटर शिक्षा और कला। माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जिसे हम सामाजिक अध्ययन भी कहते हैं, कार्य अनुभव, कंप्यूटर शिक्षा, कला इत्यादि होता है। उच्च माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य विषय, जो भी अनिवार्य विषय है, उनके अतिरिक्त मातृभाषा, अंग्रेजी एवं गणित, कला वर्ग के लिए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान, वाणिज्य वर्ग के लिए अकाउंटेंसी, टाइपिंग एवं व्यापार होता है। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा, भाषा में बहुभाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भाषा को हाव भाव के साथ सीखना और सिखाना चाहिए।
अंग्रेजी भाषा सीखने की बाध्यता को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। कल्पना और मौलिकता को महत्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए। गणित विषय में देखें तो गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना, विद्यार्थी तार्किक परिणाम निकाल सके और विषय की अमूर्तता को समझ सके। बच्चे गणित से भयभीत होने के बजाय उसका आनंद उठा सके। विषयों के निरूपण का एक उद्देश्य गणितीय अंतर्दृष्टि और अवधारणाओं को विकसित करना होगा। विषयों के निरूपण का एक उद्देश्य गणितीय अंतर्दृष्टि और अवधारणाओं को विकसित करना होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन में शामिल किया जाए, जिसमें स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण अंग हो। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा संयुक्त विषय के रूप में दी जानी चाहिए, जिसमें तकनीकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य में प्रजनन और यौन स्वास्थ्य भी आता है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को अलग अलग विषयों के रूप में लाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान विषय में देखें तो ऐसी पाठ्य चर्चा का निर्माण हो जो विद्यार्थियों में समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ का विकास कर सके। सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के विश्लेषण की क्षमताओं के विकास का प्रयास हो। विद्यार्थियों में नैतिक क्षमताओं का विकास हो सके, ऐसी पाठ्य चर्चा यहाँ पर लाई गई है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो दोस्तों लास्ट में एक प्रश्न पूछता हूं, संक्षिप्त एनसीएफ 2005 का पूर्ण सही रूप क्या है? ऑप्शन दिया है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क, नेशनल क्लासेस फ्रेमवर्क, नेशनल कोर फ्रेमवर्क। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।